हेलो फ्रेंड्स, विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। आपको पता ही है कि हम लोग सीरीज़ ले रहे हैं आजकल सीटेट की 2011 से 2019 तक जितने भी पेपर्स आए हैं साइंस कंटेंट के, हम वो कवर कर रहे हैं। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं अभी मैंने जो डाली हैं उसमें हम लोग 2019 के दोनों पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं। 2018 में जो पेपर हुआ था दिसंबर में उसको डिस्कस कर चुके हैं। 2017 में कोई पेपर नहीं हुआ सीटेट का, और 2016 में 2 बार हुए थे, एक सितंबर में हुआ था। तो आज हम सितंबर वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुड वी स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर 1 फॉर साइंस कंटेंट पेपर सीटेट पार्ट 2 2016 September starts now. Question number 1 is what happens if blue and red litmus papers are put into the tumbler? इसमें क्या किया हुआ है, हम लोगों को एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें कि उन्होंने ये बताया हुआ है, ये क्वेश्चन तो है लेकिन इससे पहले जो पैराग्राफ है मैं उसको पढ़ रही हूँ। द टीचर टेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इन अ स्पून। जो टीचर है वो क्या करती है, स्पून लेती है, शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया एंड बर्न्स इट। शी देन पुट्स अ स्पून इनटू द टम्बलर विद द लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। फिर उन्होंने उस चम्मच को ढक्कन वाले ग्लास के भीतर रखा और ये सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस ग्लास के बाहर ना जाए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स शी एड्स वाटर टू द टम्बलर। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने ग्लास में पानी डाला। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट हैपन्स इफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स आर पुट इनटू द टम्बलर। अब क्या होगा कि ब्लू और रेड लिटमस पेपर्स को उस टम्बलर के अंदर डाला जाए। क्या होता है यदि इस ग्लास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं। ऑप्शन इन इंग्लिश इज रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। नो चेंजेस इन बोथ, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। या ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है। देखो, पहली बात यह है कि टीचर ने अगर ये सल्फ़र लिया है और उसके बाद स्पून में लिया है, इसको बर्न किया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसके अंदर क्या डाला है, पानी डाला है। अब ये चीज़ है कि अगर SO2 में अगर पानी डाला है तो क्या बनेगा, H2SO3। ये एक एसिड है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे मेक द ब्लू लिटमस रेड। तो ऑप्शन नंबर 3 कि जिसमें नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द अबव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्टिविटी विच सब्सटेंसेस फॉर्म व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में जब सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। मैंने जैसे अभी बताया कि SO2 में जब H2O डाला जाए तो हमारे पास क्या बनता है, H2SO3। तो हमारे पास क्या बनेगा, सल्फ्यूरस ऑक्साइड, ठीक है, या सल्फ्यूरस एसिड भी उसको कह सकते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है। सो नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा कि विच प्रोसेस स्किल्स कैन बी प्रोमोटेड थ्रू द अबव एक्टिविटी। कौन से इस एक्टिविटी से उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला है ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, प्रेक्षण। ऑब्जर्वेशन मतलब जब किसी चीज़ को देखते हैं, और मेजरमेंट मतलब उसको हम मापते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, मतलब जो उसके वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उनके ऊपर कितना नियंत्रण है। तीसरा है ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस एंड मेजरमेंट, मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब जिस चीज़ को हमने देखा, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालना को इन्फ्रेंस कहते हैं, और मापन मतलब मेजरमेंट होता है, ठीक है। और चौथा है ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इन्फ्रेंस, जिसमें कि प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि हम लोगों ने इसमें से क्या करा। हमने पहले तो ऑब्जर्वेशन करा, ठीक है, लेकिन मापन तो हमने कुछ नहीं करा, ठीक। फिर उसके बाद ये है कि हम लोगों ने ऑब्जर्व तो करा, उसके बाद हमने उसका वर्गीकरण करा। वर्गीकरण मतलब कि हमने उसको एसिड और बेस 2 चीज़ों में वर्गीकरण करा, और फिर हमने उसका निष्कर्ष निकाला, इन्फ्रेंस करा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ओके। अच्छा,
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. अ साइंस टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स to put 2 drops each of oil and sugar solution on a flat surface. She then asks them to tilt the surface and observes the order in which the drops reach the bottom. Which property of the liquids is the teacher trying to bring to the students' attention through this activity? एक विज्ञान शिक्षिका ने क्या करा, अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी का घोल दिया. ठीक है, दोनों की 2-2 बूंदें रखने को उन्होंने कहा. उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने के लिए कहा और ये कहा कि उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का प्रेक्षण करो. मतलब इन दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो जल्दी नीचे पहुंचती है. इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव्य के किस गुणों को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती हैं? देखो बेटा, वॉल्यूम जो होता है वो होता है परिमाण, मतलब जितनी जगह कोई चीज़ घेरती है तो उसका वॉल्यूम कहते हैं. पॉइंट होता है बिंदु. विस्कोसिटी जो होती है या श्यानता जो होती है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें उसकी कितनी तेज़ वो बहता है या कितना कम वो बहता है, चलता है. जैसे शहद जो है वो ज़्यादा विस्कस होती है, पानी जो है वो शहद से कम होता है. ठीक है ना. सॉल्युबिलिटी मतलब जो उसमें घुलनशील होती है. तो इसमें जो टीचर बता रही है वो ऑप्शन नंबर 3 बता रही है, विस्कोसिटी या फिर श्यानता. ओके. Now we come to the next question. You find that many of your class 6 students believe that raw material for plant growth comes only from the soil. Which among the following would be the most appropriate strategy to counter this idea? वैसे तो ये pedagogy का क्वेश्चन है, बट इसमें क्लास 6 के पौधों की वृद्धि के बारे में कहा गया है, तो एक बार इसको हम ज़रूर देखेंगे. आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधों की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है. इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजक पठन सामग्री उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट सूची दिखाना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबंध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विस्तारपूर्वक समझाना, या फिर विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उनकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना. देखो, इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बच्चों को ये सिखाना है कि प्लांट ग्रोथ कैसे हो रही है क्लास 6 के लिए, तो उसमें आप कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो सबसे ज़्यादा आप बेटर करोगे. कोई भी स्ट्रैटेजी जो टीचर अपनाती है उसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी वो होती है जिसमें कि वो करके दिखाए या बच्चे खुद करें. बच्चे खुद जो चीज़ को करते हैं उसको वो कभी भूल नहीं पाते हैं. तो क्या होगा, प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद अ मनी प्लांट इन वाटर. एक स्टूडेंट्स को मनी प्लांट दे दिया जाए एंड आस्क देम टू ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ एंड मेक एन इन्फ्रेंस, कि उनको बोलो कि वही ऑब्जर्व करें और वही इन्फ्रेंस निकालें. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर. विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना. अच्छा, उसके बाद है, ये थोड़े पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंस कंटेंट का है कि अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस आर फिक्स्ड एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज ऑन अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम. एक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम ले ली है और वहाँ पे छोटे छोटे वैक्स के मोम के पीसेस रख दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं. वन एंड ऑफ द स्ट्रिप इज क्लैम्प टू द स्टैंड एंड द अदर एंड इज हीटेड. एक को जो है वो क्लैम्प से लगा दिया है और दूसरे साइड से उसको गर्म करना शुरू कर दिया है. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी. अब हमने कंसिडर करना है उनकी स्टेटमेंट्स को. हिंदी में है कि एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगातार समान दूरी पर जमाए गए हैं. पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैम्प किया गया है और दूसरे सिरे को गर्म किया गया है. नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए. लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं और दूसरा है एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता के लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित करती है. देखो, इसमें क्या है, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि वैक्स के पीसेस जो हैं वो एक के बाद जो हैं मतलब जो हीट के पास का जो टुकड़ा होगा वो पहले गिरेगा और बाकी बाद में धीरे धीरे टुकड़े उसके गिरते जाएंगे. ठीक है. अच्छा, दूसरा ये है कि एल्यूमिनियम स्ट्रिप जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है हीट को एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक. तो जो लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं या एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे तक स्थानांतरित कर देती है. इसमें पहली बात तो ये है कि पहला जो ए है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन.
क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वैक्स के पीसेस हैं वो गिर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये इन्फ्रेंस है, मतलब ये कंक्लूजन है कि एल्यूमिनियम स्ट्रिप जो है वो हीट को एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र कर रही है। तो जो ए है वो ऑब्जर्वेशन है और जो बी है वो इन्फ्रेंस है। तो ये हमारा कौन सा ठीक हुआ? ए इज़ एन ऑब्जर्वेशन एंड बी इज़ एन इन्फ्रेंस। ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष, ठीक है। नाउ ये भी मिक्स क्वेश्चन है एक्चुअली, मतलब पेडागॉजी का भी है और कंटेंट का भी है, तो हम ये भी करेंगे ज़रूर। Two identical cubes of ice are taken out of a refrigerator. One is crushed and the other is left as it is. It is noticed that the crushed ice melts faster. What could be the reason? Which process skill is promoted through this question? कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन या हाइपोथेसाइजिंग। एक फ्रिज से हमने बर्फ़ के दो समान घनाभ निकाले हैं। वी हैव टेकन 2 पीसेस, ठीक है। उनमें से एक को चूर्णित कर दिया है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया है। ये देखा गया कि जो चीज़ का चूर्णित किया गया था वो बर्फ़ जल्दी पिघलती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? चरों पर नियंत्रण, प्रयोगात्मकता, प्रेक्षण या परिकल्पना करना। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इसमें आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले बताओ कि आपने इसमें ऑब्जर्व करा है, एक्सपेरिमेंट करा है, तो या हाइपोथेसाइज करा है या फिर चरों पर नियंत्रण करा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि हमने क्या देखा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ पिघलती है, वो एक फिनोमेना है जिसमें कि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है, राइट। द मोर द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड द लेस टाइम इट विल टेक टू मेल्ट। जितना अमाउंट ऑफ स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जितनी जगह ये घेरेगा उतना कम टाइम लगेगा इसको मेल्ट होने में, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आवर आंसर इज ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। नेक्स्ट इज ये भी पेडागॉजी का है, मिक्स क्वेश्चन और कंटेंट का है, तो हम इसको भी देखेंगे। अ टीचर ऑफ क्लास 7 डेमोन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द क्लास। अ लीफ इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड स्पिरिट इज poured over it. Then the test tube is put in a beaker half filled with water and heated till the leaf is discolored. The leaf is then taken out and a few drops of iodine are put on it. The leaf turns blue-black in color. After this activity, the teacher gives some questions for the assessment of various indicators of learning. देखो, एक पत्ती को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसके बाद उसके अंदर स्पिरिट डाला। उस परख नली को या टेस्ट ट्यूब को हमने पानी से आधे भरे हुए बीकर में रख दिया और उसे तब तक हमने गर्म किया जब तक पत्ती का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद हमने पत्ती को बाहर निकाला और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली। पत्ती का रंग नीला हो गया। तो इनमें से कौन से हमारे निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? मतलब इसमें एनालिसिस किस में होगा, ठीक है। इसमें पहला है कैन दिस टेस्ट बी डन विदाउट रिमूविंग क्लोरोफिल। दूसरा है क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है। फिर दूसरा है व्हाट केयर इज टू बी टेकन टू प्रिवेंट द डैमेज टू द लीफ। पत्ती को हानि ना पहुंचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई। व्हाट केयर इज टेकन वाइल पोरिंग स्पिरिट इनटू द टेस्ट ट्यूब। ऐसा तो हमें कुछ नहीं लगा कि ऐसी कोई बात हो रही है कि जिसमें हम स्पिरिट अगर हम डालेंगे तो क्या सावधानी बरतनी जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं लगा। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ व्हेन सॉल्यूशन इज पोर्ड इन इट। जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कैन दिस टेस्ट बी डन विदाउट रिमूविंग क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। सो विल गो फॉर ऑप्शन नंबर 1। कैन दिस टेस्ट बी डन विदाउट रिमूविंग क्लोरोफिल, या क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है, इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You want your class 6 students to figure out that the property of solubility of salt in water can be used to separate a mixture of sand and salt. हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी जो हैं
वो क्या करें, जो नमक और पानी वाला जो मिश्रण है उसको अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सकें। विलेयता गुण मतलब अब जैसे कि नमक है या चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी है, राइट। तो एज अ सपोर्टर ऑफ इंक्वायरी ओरिएंटेड पैडागोजी, अब आप एक शिक्षक के समर्थक होने के नाते आप क्या करेंगे? पहला कि हम टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड सेपरेशन एंड देन आस्क स्टूडेंट्स टू रिपीट ऑन देयर ओन। पहले हम खुद करके दिखाएंगे और बच्चों को कहेंगे रिपीट करो। जैसे उन्होंने हिंदी में लिखा है, रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों से कहेंगे कि वो करें, ठीक है। या फिर यह है कि प्रोवाइड द मिक्सचर ऑफ sand and salt to students, ask them to think up different ways of separation and help them in trying out their ideas। ये विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे और उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें कहेंगे बताओ अपने भाई विचार बताओ। थर्ड है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर। हम पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे, फिर उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। या फिर आज स्टूडेंट्स को हाइपोथेसाइज अबाउट द डिफरेंट वेज, उन बच्चों को ही कहेंगे कि आप विभिन्न विधियों की परिकल्पना करिए जिनसे कि रेत और नमक को अलग किया जा सके, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उनको करेक्ट आंसर बता के उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसमें एज अ पेडागोजिकल पॉइंट देखा जाए तो वी विल एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन टू मिक्सचर्स फर्स्ट। हम पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे, ठीक है। एंड देन एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर, और फिर उन्हें कहेंगे कि रेत और नमक के मिश्रण को कैसे किया जाता है अलग। As a supporter of inquiry oriented pedagogy, you should first explain the students about various methods of separating mixtures। अगर pedagogical point से देखा जाए तो we have to separate, मतलब हमें बताना चाहिए कि how to separate the mixtures and then lead to the correct explanation। फिर उसके बाद correct explanation देनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये हम लोग इसको मार्क करेंगे, ओके। तो we were in question number 73, which among the following is not a single flower but a group of flowers। जब हम लोगों ने मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया था कि इन्फ्लोरेसेंस इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। तो जो सनफ्लावर है दैट इज़ द ऑप्शन, राइट ऑप्शन है कि इट इज़ नॉट अ सिंगल फ्लावर बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जिसको कि इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, मतलब एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छा, तो ये सूर्यमुखी आ जाता है, ठीक है। द वन इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी स्विच ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बाइसिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। The wheels of the cycle exhibit circular and periodic motion, circular, translational and periodic motion, circular and translational motion या translational and periodic motion। देखो circular को वृत्तीय गति कहते हैं, periodic motion को आवर्ती गति कहते हैं, translational जो होता है स्थानांतरीय गति कहा जाता है। इसमें जब एक बाइसिकल मूव कर रही होती है उसके जो उसके व्हील्स चल रहे होते हैं, पहिए चल रहे होते हैं, वो पहले गोल भी होते हैं तो सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। और सीधी गति में जाते हैं, सरल रेखीय गति में जाते हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। और एक ही जगह पर मतलब जितना इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जाते हैं तो वो पीरियोडिक मोशन हो गया, आवर्ती गति हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सर्कुलर, ट्रांसलेशनल एंड पीरियोडिक मोशन, वृत्तीय, स्थानांतरीय और आवर्ती गति इज द राइट ऑप्शन। Now we come up to next question. Suppose you are a farmer living at a place having the black soil. If the climate of your region is warm and you want to grow fiber yielding plants in your fields, then which of the following would you prefer? अगर आप एक किसान हैं और ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे मृदा काली है और वहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण है, तो आप ऐसे खेतों में रेशे प्रदान करने के लिए पौधे उगाना चाहते हैं, तो कौन से पौधे उगाएंगे? ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ ब्लैक सॉइल, ठीक है, एंड द रीजन देयर इज़ क्वाइट वहाँ पे वार्म है, तो उसके लिए कॉटन की खेती, कपास की खेती की जाती है। तो कॉटन इज अ राइट ऑप्शन, कपास की खेती की जाती है, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट। इसमें से विषम को चुनना है। गैमीट है, एम्ब्रियो है, एग है, ओवम है, युग्मक, भ्रूण, अंड और अंडाणु है। देखिए गैमीट्स में सारी आ जाती हैं, गैमीट भी आ जाता है, ठीक, और एग भी आ जाता है, ओवम भी आ जाता है, लेकिन एम्ब्रियो जो होता है वो जाइगोट से बड़ा होता है, मतलब वो एक मिनिएचर बेबी होता है, तो दिस इज़ नॉट अ गैमीट। तो ऑड वन इसमें एम्ब्रियो है, भ्रूण है, ठीक है।
वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू, लाला ग्रंथि का क्या कार्य है? लाला ग्रंथि वो होती है जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि स्टार्च को शुगर में बदलती है हमारे मुंह में, उसके बाद ही जो है वो आगे डाइजेशन के लिए प्रोसीड होती है स्टमक वगैरह में, मतलब थ्रू फूड पाइप। तो लेकिन जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है जो माउथ के अंदर होती है वो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स होती है, जिसको कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना कहते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन यही है। फैट्स में तो खैर बिल्कुल नहीं होता, वसा में परिवर्तित नहीं होता। प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, ऐसा भी कुछ नहीं है, और ना ही कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में बदलने का कोई कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है एक्सेल्ड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, कि मतलब जो हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। फिर यह है कि बोथ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन, जो हम अंदर लेते हैं सांस और जो बाहर छोड़ते हैं उनमें भी ऑक्सीजन होती है, दोनों में। तो तीसरा ऑप्शन है अंतःश्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, मतलब जो हम इनहेल करते हैं एयर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। या फोर्थ ऑप्शन है कि एक्सहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, कि जो हम बाहर गैस हवा छोड़ते हैं वायु छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। देखिए इसमें हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो दोनों में ऑक्सीजन गैस होती है, अंतःश्वसन के टाइम पे और उच्छ्वसन के टाइम में, तो दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है रितु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज 10, इफ शी मूव्स 2 meters टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज। रितु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, अब उसकी और प्रतिबिंब की दूरी जो है 10 मीटर है। ठीक है, इसका मतलब 5 मीटर जो है वो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में और 5 जो है वो मिरर और इमेज के बीच में है। अब उसमें से 2 मीटर वो आगे चली गई है, तो 5 में से 2 गए 3। ठीक है, अब 3 मीटर की दूरी हो गई ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, प्लस 3 हो गई मिरर और इमेज के बीच में, तो ये हो जाएगा 3 + 3 = 6 मीटर्स। तो 6 मीटर्स जो है दैट इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स X, Y एंड Z हाफ फिल्ड विद डिफरेंट सॉल्यूशंस, 3 परख नलियाँ हैं X, Y और Z, और वो आधी आधी भरी हुई हैं। X में हमने डाला है सोडियम क्लोराइड, Y में हमने डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Z में हमने डाला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसके बाद हम लोगों ने एक बूंद उसके अंदर डाल दी है फिनोप्थिलीन की, और क्या ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, क्या प्रेक्षण निकालेंगे। देखिए मैंने जब एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की वीडियो बनाई थी तो उसमें ये कंप्लीट मैंने आपको टेबल दिया था कि डिफरेंट इंडिकेटर्स, फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं वो एसिड्स के साथ कौन सा कलर देते हैं, बेसिस के साथ कौन सा देते हैं, और सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल होता है तो उसके साथ कलर नहीं देते। ये कंप्लीट वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आप कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। खैर यहाँ पे पहला है कि X जो है उसको हमने सोडियम क्लोराइड से भरा है। सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, Na+Cl- आयन्स होते हैं उसमें, तो पहला X आ जाएगा कि वो कलरलेस है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस के साथ जो है फिनोप्थिलीन पिंक कलर देता है और एसिड के साथ जो है वो फिर कलरलेस होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, पहला कलरलेस, दूसरा पिंक और तीसरा कलरलेस। आप प्लीज़ उस टेबल को रेफर कीजिएगा, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में विशाल छाबड़ा अकेडमी में जाके आप क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सारे के सारा इलस्ट्रेशन दी हुई है और वो पूरी वीडियो इसी के बारे में है, आप वो प्लीज़ देखिए, इट विल बी ईजियर फॉर यू। ओके, वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर माउथ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फ्रॉम फ्रंट टू बैक इज। इंसाइजर्स को हिंदी में कृंतक कहते हैं, कैनाइन्स को रदनक कहते हैं, मोलर जो होते हैं चवर्णक होते हैं, प्री मोलर जो होते हैं वो अग्र चवर्णक होते हैं। हमारे माउथ में जो टीथ की स्टार्टिंग होती है वो इंसाइजर से होती है, फिर आते हैं कैनाइन जो शार्प टीथ होते हैं, फिर आते हैं प्री मोलर जो कि थोड़े के पीछे के टीथ होते हैं, और मोलर्स जो होते हैं बिल्कुल बिल्कुल लास्ट के एंड के जो मोटे वाले टीथ होते हैं उनको मोलर्स कहा जाता है। ठीक है, और हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन टीथ होते हैं वो 32 माने जाते हैं। तो ये हमारा जो सही अरेंजमेंट है वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स एंड ट्रीज वाटर गोज अप हाई ड्यू टू द सक्शन पुल। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कॉजेज द सक्शन पुल। जो वृक्षों में पानी ऊपर तक खिंचाव के कारण ऊपर पहुंचता है तो वो कौन सी घटना की वजह से होता है। देखो एब्जॉर्प्शन हो रही है, अवशोषण हो रहा है, क्योंकि हम रूट से जो खींच रहे हैं पानी को, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, लेकिन वो स्टार्च बनाने के लिए हो रहा है।
फिर है कि रेस्पिरेशन मतलब श्वसन भी हो रहा है, लेकिन जिसकी वजह से पुल होता है, पानी ऊपर तक पहुंचता है, उसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। हमारे जो स्किन में पसीना आता है, ठीक है ना, वो उड़ जाता है भाप बनकर। इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स के बैक की साइड पर स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, जो एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। यही जो पुल है, क्योंकि ये पसीना बनकर बाहर है तो ऑब्वियसली इस पानी की पूर्ति करनी पड़ेगी, तो उसको फिर वो खींचता है। उस खींचने के प्रोसेस को सक्शन पुल या फिर चूषककर्षण कहते हैं। तो आर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वी कम अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following which of the following is the reproducing part of ginger? जिंजर का जो पार्ट है वो है सीड। इसमें जो ऑप्शंस दी हुई हैं, सीड दी हुई है, ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है लीफ दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, स्टेम दिया हुआ है। जो जिंजर का हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा था, मैंने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया था प्लांट्स में, अपनी वीडियोस में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, तो उसमें ये बताया था कि हर जो प्लांट है वो अलग अलग, अगर वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है, मतलब अगर वो किसी तने से, किसी जड़ से, किसी और पार्ट से मतलब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है बीजों के अलावा, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जिंजर जो है वो एक ऐसा है जो कि स्टेम से उगता है। जिंजर इज़ दैट वेजिटेबल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम। जैसे कि आलू है वो रूट से होता है, लीफ से ब्रायोफाइलम होता है। जो ब्रायोफाइलम की लीफ ऐसी होती है कि अगर वो मिट्टी में गिर जाए तो वो नए पौधे का निर्माण करती है। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जिंजर का आ जाएगा स्टेम। वी कम अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्टर्स होते हैं वो हैं, पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है विनेगर, फिर उन्होंने दिया है शुगर सॉल्यूशन, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन और डिस्टिल्ड वाटर। कोई भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो आयंस छोड़ेगा, H+ आयंस होंगे या OH- आयंस होंगे। ठीक है, कोई ना कोई आयंस होंगे जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब जैसे सिरका है, सिरका जो है एक एसिड है, ठीक है, उसका है CH3COO- और H+ आयंस, इसके अंदर ये वाले आयंस होते हैं। ओके, इसी तरह से जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें Na+ आयंस होते हैं, Cl- आयंस होते हैं। अब लेकिन शुगर सॉल्यूशन के अंदर ना हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं ना H+ आयंस होते हैं, इसी तरह डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होते। तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस रहती हैं, A और C, जो कि कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, we come up to next question. Consider the following statements. Plants can survive for some time even without photosynthesis. मतलब अब इनमें 4 ऑप्शंस हैं, उसमें करेक्ट चुननी है। पहली है कि पौधे क्या प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। दूसरा है प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन, क्या पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तीसरा है कि फोटोसिंथेसिस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और रेस्पिरेशन भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और फोर्थ है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इकट्ठे काम करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। अब इसमें जो स्टेटमेंट हैं जो बिल्कुल सही हैं वो कौन सी हैं कि किस A, C और D। क्यों A, C और D? A, C, D जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन आती है, क्यों? क्योंकि किसी भी हालत में प्लांट्स जो हैं वो विदाउट रेस्पिरेशन जीवित नहीं रह सकते। कोई भी जो जीवित बंदा होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेशन, सांस लिए बिना नहीं रह सकते। बाकी जो ऑप्शंस हैं दे आर ऑल करेक्ट। सो आवर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of wood is lying at rest on a table. What can be said about the forces acting on it? लकड़ी का एक गुटका है जो कि किसी मेज पर रखा हुआ है, और उसमें बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? पहला, सिर्फ उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहा है। दूसरा, उसके अंदर ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण भी जा रहा है और घर्षण भी जा रहा है। तीसरा है देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और उनके ऊपर कोई बल ही काम नहीं कर रहा है। या चौथा है देयर इज़ अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। देखिए, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर रखी हुई है, अगर आपका धक्का इधर से स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली वो इधर बढ़ेगी, अगर आपका धक्का इस साइड पे स्ट्रांग है तो इस साइड बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके जो फोर्स है वो इधर और इधर बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ पर मतलब कि वो आपस में कैंसिल हो गए, अनपेयर्ड फोर्सेज हो गए, बैलेंस्ड फोर्सेज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है
कि देर इज़ अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट. दिस इज द राइट ऑप्शन. Now we come to question number 87. Which type of leaf pattern or leaf venation and root types are present in the bamboo? बांस के पौधे की पत्तियों में शिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? देखिए, आपको मालूम है इस बात का कि ये दो तरह की वेनेशन होती है. एक होती है रेटिकुलेट वेनेशन, जिसको कि क्या कहते हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास कहा जाता है. एक होती है समानांतर मतलब पैरेलल वेनेशन. ठीक है. और फाइब्रस रूट्स वो होती हैं जिनमें सारी रूट्स होती हैं इक्वल लेंथ की होती हैं. और जो टैप रूट्स वो होती हैं जो कि एक मेन मुख्य जड़ होती है जिससे कि छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं. ठीक है, इतना हमें बेसिक मालूम है. अब इन्होंने पूछा है कि बांस के पौधों की पत्तियों में कैसा होगा. देखिए, बांस जो है वो ग्रास फैमिली के अंदर आता है. उसके अंदर जो वेनेशन होती है वो पैरेलल वेनेशन होती है. और जो उसके अंदर जितनी भी रूट्स होती हैं सब इक्वल लेंथ की होती है. तो ये पैरेलल वेनेशन या समानांतर शिरा विन्यास और फाइब्रस रूट और रेशेदार जड़ इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. Now we come up to next question. Which of the following facts is not correct about magnets? मैग्नेट के लिए चुंबकों के विषय में ये तथ्य सही नहीं है. देखिए, पहला जो है तथ्य वो ये है कि छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट. एब्सोल्युटली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है पोल्स पे होती है, ये बिल्कुल सही है. हमें सही बताना नहीं है, हमें गलत वाला बताना है, लेकिन मतलब ये सही है. ठीक है. फिर दूसरा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल. बिल्कुल, ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है. अट्रैक्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. ये भी देखते हैं क्या होता है इसका. फिर चौथा है कि लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर. चुंबकों के जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. तो इसका मतलब ये भी सही है. तो ये जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है. So for us this is a right option. Okay. Now we come to next question. Match the following metals and non-metals with the uses. धातु और धातु के जो uses हैं, उपयोग हैं, उनके बारे में हम लोगों को ये मैच करना है. देखिए, अगर पहला देखा जाए आयोडीन, तो आयोडीन जो है वो बेसिकली घावों पे लगाया जाता है. ठीक है. आयोडीन जो है वो घावों पे लगाया जाता है. मरकरी जो है वो तापमापियों पे लगाया जाता है जिसको कि थर्मोमीटर्स कहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद एल्यूमिनियम जो है वो आपको पता है पैकेजिंग में यूज़ होता है. हम लोग रोटी वोटी जो लेके जाते हैं उसे पैक करके ले जाते हैं. और जो क्लोरीन है दैट इज़ यूज्ड फॉर दी वाटर प्यूरिफिकेशन. इसके ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मैंने जब साथ सीटेट के टॉपिक्स करवाए थे उस पर भी ये लिए थे. और आई टोल्ड यू दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू. यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड गेट द कंटेंट फ्रॉम देयर. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है. तो अब हमारे पास हमने यहाँ पे रफ बना लिया है. तो हमारे पास जो ऑप्शन है ए का जो है वो 2 और बी का जो है वो है 3, सी का जो है वो है 4 और डी का है 1. तो हमारे पास जो ये ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल ठीक है. ठीक है. नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से ट्रू स्टेटमेंट बतानी है. जो बेकेलाइट, ये भी जो मैंने प्लास्टिक्स करवाए थे, मैंने करवाए थे सिंथेटिक फाइबर्स करवाए थे और नेचुरल फाइबर्स करवाए थे. सिंथेटिक फाइबर्स में मैंने प्लास्टिक्स भी की पूरी अलग क्लास ली थी जिसमें थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में पूरा एक्सप्लेन डिटेल किया था. आप क्लिक करिएगा वहाँ पे चैनल में मेरे, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लास्टिक्स की पूरी वीडियो. ठीक है. उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एक टॉपिक जो कवर करा है वो है, उसमें से आपको बहुत इजीली समझ भी आएगा एंड आपके माइंड में रिटेन रहेगा जिसकी वजह से आप ये इजीली कर पाएंगे. खैर, एनीवेज, इसमें पहला ऑप्शन है बेकेलाइट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक वेयर एज मेलेमाइन इज़ अ थर्मोसेटिंग. दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. ठीक है. तो इन्होंने ये बोला है कि बेकेलाइट जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, मेलेमाइन जो है थर्मोसेटिंग है. दूसरा है इसमें मेलेमाइन को थर्मोप्लास्टिक कहा है और बेकेलाइट को थर्मोसेटिंग कहा है. तीसरा है कि बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों जो हैं थर्मोप्लास्टिक्स हैं. और चौथा है कि वो दोनों थर्मोसेटिंग हैं. एक्चुअली ये वाले जो दोनों हैं वो कौन से हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहे जाते हैं. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एक्चुअली कहे जाते हैं. और बोथ बेकेलाइट एंड मेलेमाइन आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ड्यू टू एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग. क्योंकि इनकी ना जो लिंकिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस लिंक्ड होते हैं. और दीज पॉलीमर्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और ये काफ़ी मजबूत होते हैं. एंड ब्रिटल एज क्रॉस लिंकिंग रिड्यूसेस द मोबिलिटी ऑफ पॉलीमर चेन, और जिसकी वजह से काफ़ी इनका ना टाइल्स वाइल्स बनाने में भी काफ़ी यूज़ होता है, खासकर मेलेमाइन वगैरह का. और बेकेलाइट का जो है वो ये जो बहुत मोटे मोटे स्विच बोर्ड्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल मजबूत वाला प्लास्टिक होता है ना, उसमें यूज़ होता है. तो ऑप्शन नंबर 4 बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं. दिस इज़ द राइट ऑप्शन. दैट्स ऑल वॉज फॉर टुडे. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में
2016 का एक और पेपर, एक्चुअली 2016 में 2 बार पेपर हुआ था। हम लोगों ने सितंबर का पेपर डिस्कस करा है। आई थिंक एक पेपर और हुआ था, वो जो भी था वो हम लोग अब नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्लीज़ मेरी वीडियोस वॉच कीजिए, वहाँ से कंटेंट को अपना स्ट्रॉन्ग करिए और तब ये क्वेश्चन आंसर सीरीज करिए। दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। टिल देन, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you get to know about the notifications of my new videos. Take care, stay home, stay safe. Bye bye.